हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे हैं अपना सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी 2025 के लिए फ्री लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोगों ने 3 सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है: जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोज्योग्राफी को। अगले 2-3 क्लास में हम लोग बायोज्योग्राफी को खत्म करेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक्स पे चलेंगे। तो जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। जो लोग पुराने हैं वो भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हम लोग आगे। उससे पहले जानकारी ये कि इस सीरीज के साथ साथ रोज रात 10 बजे आप लोग लाइव मिल सकते हैं, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं रोज 10 एमसीक्यू। एंड वीक के एंड में यानी कि सैटरडे को हम लोग मिलते हैं रात को 9 बजे, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली एमसीक्यू। तो एमसीक्यू सेशन आप लोगों ने सभी ने ज्वाइन करना है। उसके साथ ही जो लोग 1-to-1 टेस्ट एंड मेंटरशिप सेशन चाहते हैं, उनके लिए लिंक पेज पे मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन सेशन पे डाल दिया है। उसका डिटेल्स देख के आप लोग अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। द चार्जेस इज 899। चलिए शुरू करते हैं बायोज्योग्राफी। देखो, आज का जो पार्ट है हमारा, उसमें बस हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे, कुछ टर्म्स को देखेंगे। लेकिन इतना है कि आज की क्लास से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आज की क्लास को थोड़ा ध्यान से देखना। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, सिर्फ टर्म्स हैं लेकिन समझना जरूरी है। चलो तो बायोज्योग्राफी स्टार्ट की जाए। एक तो सीधे बैठ जाओ, यहाँ पे लेट के नहीं देखना है सब कुछ, हम लोगों को थोड़ा अच्छे से बैठ के देखना है। तो बायोज्योग्राफी शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड संबंधित कुछ टर्म्स हैं जो कि एक बार आप देख लीजिए। पहला है ऑर्गेनिज्म यानी इंडिविजुअल, हिंदी में उसको जीव, व्यक्ति कहते हैं। पॉपुलेशन, जिसको आबादी या समशिष्ट कहते हैं। कम्युनिटी या फिर समुदाय। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। इकोलॉजी, पर्यावरण शास्त्र। बायोम को बायोमी कहते हैं, इकोटोन को इकोटोन कहते हैं। बायोस्फीयर को जीव मंडल कहते हैं। एंड इडेफिक को मृदीय कारक या फिर मृदीय शब्द से डिनोट किया जाता है। तो ये शब्द सबसे पहले समझ लो जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, क्योंकि अभी मैं इंग्लिश टर्म्स का यूज करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो समझो। अब जब तुम इकोसिस्टम या बायोस्फीयर की बात कर रहे हो, तो बायोस्फीयर में, इकोसिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स, ठीक है। हर लेवल पे उस कंपोनेंट का नाम, उस कंपोनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, वो चेंज हो जाता है। ठीक, तो उसको समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने से समझने में, और फिर उसको हम लोग टर्म को यूज करके आगे बढ़ेंगे। इन द इकोसिस्टम हम देखेंगे, इन द आवर बायोस्फीयर हम लोग देखेंगे कि वो क्या चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला शब्द जो हमारे पास है यहाँ पे, ये है ऑर्गेनिज्म। अब ये जो पूरा डायग्राम है, इसको हम एक फैमिली या एक शहर के एग्जाम्पल को लेके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं हूं या तुम हो, हम में से कोई भी है। ये जो अकेला आदमी है, ये अकेला जो है, इसको हम लोग इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है, ये अकेला कौन है? इंडिविजुअल। अब इसके साथ कौन कौन रहता है? इसके जैसे कुछ लोग, मान लो घर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसके पापा रहते होंगे, इसके मम्मी रहते होंगे, है ना, इसके भाई बहन रहते होंगे, अलग अलग लोग रहते होंगे। तो एक जैसे, ये देखो, एक जैसे चीजों का जो ये समूह है, उसको हम लोग कम्युनिटी के नाम से, पॉपुलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे मेरे घर का एग्जांपल हो, तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ। मेरे जैसा इंडिविजुअल मेरे घर में 4 और रहते हैं। कौन? मम्मी, पापा, भाई बहन, ये सब लोग। तो इनको जब तुम साथ ले लोगे तो ये बन जाएगा एक पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का समूह को हमने क्या कहा? पॉपुलेशन का। ठीक है, अब मेरे बगल में एक और घर है, ठीक है, मान लो शर्मा जी का। उसके बगल में एक और घर है, मान लो वर्मा जी का। ठीक, तो इसमें भी एक इंडिविजुअल रहता होगा, उसके भी ऐसे मम्मी पापा लोग रहते होंगे, है ना। तो ये उनकी कम्युनिटी है या उनका पॉपुलेशन है। देखो, दूसरा, तीसरा, वर्मा जी के घर में फिर से एक लड़के हैं, 2 ये लोग हैं। तो ये इंडिविजुअल हो गया इसमें, और इनका जब ग्रुप मिला तो ये क्या हो गया? एक पॉपुलेशन। अब इन सभी पॉपुलेशन जब साथ में इंटरेक्ट करेंगे, साथ में हम लोग इस कॉलोनी को देखें, तो ये एक कम्युनिटी। ठीक है, इंडिविजुअल एक आदमी जैसे उसके जैसे लोग साथ में जब रह रहे हैं तो वो पॉपुलेशन है। अलग अलग पॉपुलेशन जब एक साथ जुड़ेगा तो वो क्या होगा? वो हमारा होगा कम्युनिटी। 3 शब्द। अब यहां पे आओ, पहले एक मगरमच्छ, या फिर हम अपना एग्जांपल लें तो हम कौन है? होमोसेपियंस है। तो एक होमोसेपियन अकेले खड़ा है, वो एक ऑर्गेनिज्म। ठीक, जैसे एक मगरमच्छ है,
इमेज के अकॉर्डिंग। तो एक मगरमच्छ क्या ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑर्गेनिज्म, तीसरा, ऐसे ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म जब साथ हो गए, एक ग्रुप बना लिया, तो दैट इज पॉपुलेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब एक मान लो ये जैसे पॉन्ड का एग्जांपल, इसमें कौन रह रहा है, एक मछलियों का भी होगा पॉपुलेशन, है ना, चिड़िया लोगों का होगा पॉपुलेशन, क्रैब्स का होगा पॉपुलेशन, स्क्विड्स का होगा पॉपुलेशन, तो इन सब के अलग अलग पॉपुलेशन। इन पॉपुलेशन को जो हम लोग एक साथ लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, कम्युनिटी। ठीक है। अब इस कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, इस कम्युनिटी के अंदर हमारे ये जो फिजिकल सर्कमस्टांसेस, यहाँ का पेड़ कैसा है, यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ का इंटरेक्शन कैसा है, कैसे जगह पे रह रहे हैं, इन सब का जब तुम लोग एक कलेक्शन बनाओगे तो इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है। कैसे, मेरे घर में मैं ऑर्गेनिज्म, बगल वाले घर में कोई और एक ऑर्गेनिज्म, उनकी पूरी फैमिली, यहाँ मेरी पूरी फैमिली, ये एक पॉपुलेशन, वो दूसरा पॉपुलेशन, ये दो अलग अलग पॉपुलेशन का जो ग्रुप है दैट इज कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी सब जब इस कॉलोनी में रह रही है, तो इस कॉलोनी में जो इंटरेक्ट कर रही है, सांस ले रही है, खा रही है, पी रही है, रोड पे चल रही है, ये पूरा मिला के हो गया इकोसिस्टम। इतनी बात समझ गए, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड बात हमने की। ऑर्गेनिज्म क्या है, लोएस्ट लेवल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। ठीक है। अब दो टर्म और आता है इसी के साथ संबंधित। पहला टर्म आता है हमारा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। दूसरा शब्द आता है हमारा बायोम। अब बायोस्फीयर क्या है, अब ये जब मैंने क्लासिफिकेशन पहला कहा कि ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम, अब मैं अप टू डाउन, तो ये पूरा पृथ्वी, पृथ्वी पे हमारा क्या है, लैंड है, लिथोस्फीयर, पानी है, ओशन है, हाइड्रोस्फीयर, क्लाइमेट है, एटमोस्फेयर। ये सब जब इंटरेक्ट करते हैं और लिविंग एंटिटीज को इसमें हम लोग शामिल कर दें, ये जो हमारे अर्थ के सिस्टम्स हैं, यानी क्लाइमेट, यानी एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, इसमें जब तुम सारे लिविंग एंटिटीज को डाल दोगे, अब देखो पिछला क्लासिफिकेशन में तुम नीचे से ऊपर जा रहे थे, इस क्लासिफिकेशन में तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो ये पूरी पृथ्वी में तीनों मंडल मिला के, और जब लिविंग बीइंग्स को, लिविंग जीवित जितने भी चीज है उसको जब डाल दोगे, तो ये हमारा पूरा पृथ्वी एक बायोस्फीयर बन जाए। ठीक है। यानी अगर इसको डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि इट इज द इंटरेक्शन जोन ऑफ लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ठीक है। और इसमें कौन आ जाता है, इसमें आ जाते हैं हमारे लिविंग बीइंग्स। अब इस बायोस्फीयर को, अब इस बायोस्फीयर को तुम अलग अलग प्रकृति के हिसाब से, मान लो ठंडा है, इस बायोस्फीयर का एक पार्ट है जो ठंडा है, मान लो पोल इलाका, ध्रुवीय इलाका ठंडा है, तो वो कोल्ड बायोम हो गया। ठीक है। ट्रॉपिक्स है तो ट्रॉपिकल बायोम हो गया। घास के बड़े बड़े मैदान है, तो उसमें देखो सबकी जो पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, उनको एक जैसे जीवन जीने को मिल रहा है। ठीक है। तो वो क्या है, वो एक बायोम। तो ये बायोस्फीयर और बायोम, टॉप टू नीचे जब तुम आ रहे हो तो क्या होगा, बायोस्फीयर, बायोम। अब बायोम में क्या होंगे, अलग अलग इकोसिस्टम होंगे। अलग अलग इकोसिस्टम में क्या होगा, अलग अलग कम्युनिटी होगा। अलग 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 कम्युनिटी के अंदर क्या होगा, अलग अलग सबके पॉपुलेशन होंगे। उस पॉपुलेशन में क्या होगा, एक एक इंडिविजुअल। इतनी बात समझे, ये बात को एकदम दिमाग में बिठा लें। ये अगर तुम क्लियर है तो तुम्हारा एक जो बेसिस होता है तुम्हारे बायोज्योग्राफी का, वो तुमको क्लियर हो। सबसे ऊपर क्या है तुम्हारा, सबसे ऊपर अर्थ है, उसका बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर को अलग अलग भागों में, ठंडा, गर्म, पानी वाला, जमीन वाला, रेगिस्तान वाला, घास वाला, पेड़ वाला, ऐसे अलग अलग भागों में बांट दिया। ये 7 भाग है, उसमें मैं कल के क्लास में बताऊंगा, जो मेजर बायोम्स की हम लोग बात करते हैं, इन बायोम्स में बांटा। ये बायोम्स के अंदर, इसको बायोम्स कहते हैं, सेम सर्कमस्टांसेस जहां पे रह रहे हो लिविंग के लिए, सेम कंडीशंस में रह रहे हो सारा इकोसिस्टम। अब उस सेम कंडीशन में अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी होगी। मान लो कि पोलर क्षेत्र में चले जाओ, पोलर में भी मरीन हो सकता है, जिसमें जलीय जीव जंतु होंगे, ध्रुवीय जीव जंतु होंगे। पोल्स पे भी देखो पेंगुइन भी रहते हैं एंड पोलर बेयर्स भी रहते हैं। ठीक है। तो वो इकोसिस्टम हो गया। ठीक है। इकोसिस्टम के अंदर कौन होंगे, हमारे कम्युनिटीज होंगे, अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर कौन होंगे, पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, एकदम देखो कितनी सिंपल सी बात। अब इनके बीच में एक शब्द तुम्हारा आता है, अच्छा बारी बारी से,
सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म 1935 में आर्थर जी टेंसली नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस टर्म को प्रपोज किया। ठीक है, दूसरा एक टर्म आपको याद रखना है, इकोटोन। इकोटोन क्या है? ये मेरी कॉलोनी है, इस कॉलोनी का मैंने क्या कहा था? इकोसिस्टम। ये मेरी पड़ोसी वाली कोई कॉलोनी है, वाई कॉलोनी, ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन का क्या मतलब? वो क्षेत्र जहां पे इसकी भी प्रॉपर्टीज कुछ दिख रही होगी, इस कॉलोनी की भी प्रॉपर्टी दिख रही होगी। जैसे इस कॉलोनी वाले कुछ गुंडे लोग इधर रह रहे होंगे, कुछ कैरेक्टर उनका होगा, कुछ लोगों का यहाँ पे होगा। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये इन दोनों के बीच में एक ट्रांसफर वाला क्षेत्र है। ना इसकी ही पूरी प्रॉपर्टी है उसमें, ना इसकी ही पूरी प्रॉपर्टी है उसमें, ट्रांजिशन हो रहा है। तो इस ट्रांजिशन वाले क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, समझे ये बात? इकोटोन क्या है? ये टू डिफरेंट प्लांट कम्युनिटी या फिर टू डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में ट्रांजिशन का जोन होता है। ये जो टर्म है इकोटोन, इसको सबसे पहले क्लेमेंट्स भाई साहब थे 1904 में, उन्होंने एक किताब लिखी थी डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेशन। उसमें इन्होंने इस शब्द का यूज किया था, इकोटोन का। पहली बार इन्होंने वेजिटेशन के संदर्भ में, यानी वनस्पतियों के संदर्भ में बताया था, लेकिन बाद में ये शब्द जो हमारा इकोसिस्टम है उसके संदर्भ में भी यूज किए जाने लगा। ठीक है, अगला टर्म है बायोस्फीयर, जो मैंने बताया पृथ्वी के अलग अलग भागों में बांटा, उनका जो इंटरेक्शन का जोन है। यह शब्द सबसे पहले एडवर्ड स्वेस ने 1930s में बायोस्फीयर टर्म का पहली बार यूज किया। तो आपने समझा इकोसिस्टम क्या है? आर्थर टेंसली 1935। इकोटोन क्या होता है? किसने दिया? 1904 में क्लेमेंट्स ने। क्या? डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेशन का। एंड बायोस्फीयर टर्म क्या है? एडवर्ड स्वेस ने। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब देखो, हर चीज को हमने पढ़ना होता है, तो हमने इकोसिस्टम को पढ़ना होता है। तो इकोसिस्टम को पढ़ने को, इकोसिस्टम के स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को जिस टर्म से डिनोट किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। क्या होता है ये इकोलॉजी? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। यानी एक इकोसिस्टम के अंदर ये जो जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कौन किस पे डिपेंड है, कौन किस पे क्या करता है, कैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे इनका पॉपुलेशन आगे बढ़ता है, ये जो सारी बातें हैं इसकी डिस्कशन हम लोग इकोलॉजी में करते हैं, इसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं। और ये टर्म सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल भाई साहब थे 1866 में, इन्होंने लिविंग फॉर्म्स के मतलब लिविंग फॉर्म को डिस्कस करने के लिए इस टर्म का यूज किया था। किसने यूज किया था? अर्नेस्ट हैकल। तो ये कुछ चीजें मैंने अभी तक बताई, ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, रिवाइज कर लो अपने दिमाग में, भूलना नहीं। ठीक है, सबसे नीचे इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल के ऊपर कौन होता है? पॉपुलेशन होता है, कम्युनिटी होता है, इकोसिस्टम होता है, बायोम होता है, बायोस्फीयर होता है। ठीक है, अब ये टर्म्स किस किस ने दिए थे? टेंसली ने 35 में इकोसिस्टम दिया था। इकोटोन क्या होता है? दो इकोसिस्टम के बीच में ट्रांजिशन जोन होता है, किसने दिया था? क्लेमेंट्स ने दिया था 1904 में। बायोस्फीयर टर्म एडवर्ड स्वेस ने दिया था। फिर हमारा आता है इनकी स्टडी, जिसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये टर्म 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया। अब आता है बायोज्योग्राफी। अब ये बायोज्योग्राफी की जब तुम लोग बात कर रहे हो तो ये यहाँ पे देखो दो टर्म, बायो प्लस ज्योग्राफी। बायो यानी बायोस्फीयर, यानी पृथ्वी का वो स्फीयर जिसमें लिविंग बीइंग्स रह रहे हैं, और ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के उस पार्ट की स्टडी तुम लोग बायोस्फीयर में कर रहे हो जिसमें कि लिविंग बीइंग्स रह रहे हैं। तो पहली बात, अगर तुम ऐसे देखो तो बायोस्फीयर में तुम डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी, इंसान पेड़ पौधों पे कैसे निर्भर है, पेड़ पौधे इन्वायरमेंट पे कैसे निर्भर है, इन्वायरमेंट ह्यूमंस पे कैसे निर्भर है, ये एक साइकिल तुम देखते हो। दूसरा, जो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है, जो कि हमारे ऐसा माना जाता है कि इकोसिस्टम के टॉप पे बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है? ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस के जितनी भी एक्टिविटीज को तुम लोग पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं बायोज्योग्राफी में ही पढ़ रहे हो। पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी आई फील दैट समवट कम्स अंडर बायोज्योग्राफी का पार्ट, क्योंकि ह्यूमंस की ही स्टडी कर रहे हो, कैसे जी रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, कैसे पैसे कमा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ना। तो इसके दो पार्ट पढ़ेंगे, एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी अलग कर दो, बट यहाँ पे जब तुम लोग पढ़ते हो तो पहली हम लोग पूरे लिविंग बीइंग्स की, ह्यूमंस को साइड करके
पूरे लिविंग बीइंग्स की कैसे इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट रहते हैं, इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी लोग? चलें आगे। अब इकोसिस्टम की जब तुम बात करते हो तो इकोसिस्टम को कुछ भाग में बांटा जाता है। अब ये वाला जो चार्ट है या ये वाला जो स्लाइड है, ये बचपन से तुम लोग पढ़ते हैं, 6वीं 7वीं क्लास, इसमें कुछ नया नहीं है, बट मुझे बताना पड़ेगा। इकोसिस्टम को सबसे पहले दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक। अबायोटिक का मतलब जिसमें जीवन नहीं है, अजैविक। अजैविक भाग जो आपका इकोसिस्टम का है, दैट इज कॉल्ड अबायोटिक। और जो जैविक भाग है जिसमें लिविंग बीइंग्स हमारे सम्मिलित है, दैट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब अबायोटिक कंपोनेंट के दो भाग, क्लाइमेटिक भाग। क्लाइमेटिक भाग में क्या आता है, हमारे क्लाइमेट में जितनी फिनोमिनाज हो रहे हैं, क्लाइमेट में जितनी चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें हमारी क्लाइमेटिक फैक्टर्स में, जैसे रेन, जैसे लाइटनिंग, जैसे हवाओं का चलना, जैसे टेम्परेचर का चेंज होना, जैसे प्रेशर का चेंज होना, जैसे हमारा चक्रवात का आ जाना। ठीक है, ये सारा क्या है, ये नॉन लिविंग एंटिटीज है, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये कॉलोनी एक इकोसिस्टम है, तो इसका रोड भी तो इकोसिस्टम का पार्ट है, इसका बिल्डिंग भी तो इकोसिस्टम का पार्ट है, सिर्फ लिविंग बीइंग्स तो नहीं है। अगर ये रोड हटा दो, ये बिल्डिंग हटा दो, ये पंखे हटा दो, ये इलेक्ट्रिक वायरिंग हटा दो, तो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाता है। ठीक है, और ये किसी भी केस में जहां पे तुम्हें लिविंग बीइंग मिलेगा, लिविंग बीइंग कभी भी अबायोटिक कंपोनेंट के समर्थन के बिना नहीं मिलेगा। अबायोटिक कंपोनेंट हमेशा उसमें शामिल रहेगा, चाहे वो क्लाइमेटिक हो चाहे इडेफिक। अब इडेफिक का क्या मतलब हुआ, जो जमीन से संबंधित है, भूमि से संबंधित है, लिथोस्फेयर से संबंधित है, जैसे मिट्टी, जैसे उसका पीएच वैल्यू, जैसे मिनरल्स, जैसे सॉल्ट कॉम्पोजिशन, जैसे टोपोग्राफी, ये सारी चीजें हमारे इकोसिस्टम का अबायोटिक कंपोनेंट। अगर तुम सोचो तो कोई भी लिविंग एंटिटी या फिर कोई भी बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम का विदाउट अबायोटिक कंपोनेंट तुम्हें नहीं मिलेगा। प्लांट को ग्रो होने के लिए कुछ चाहिए, हवा चाहिए, हवा इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज अबायोटिक। सॉइल चाहिए, इडेफिक, अबायोटिक। पानी चाहिए, बायोटिक। ठीक है, तो ये याद रखना है। दूसरी तरफ कौन आते हैं, हमारे जिंदा जीव, हम लोग। इनको 3 स्तर पे बांटा। पहला होता है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ को हम लोग प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, यानी कि स्वपोषी जीव, वह जीव जो अपना भोजन खुद से बना ले। अब कौन सा जीव अपना भोजन खुद से कम बना ले, तो तुम कहोगे इंसान नहीं, इंसान नहीं, इंसान तो पेड़ पौधों को मार के, जीव जंतुओं को मार के खाता है। कौन बनाता है, द ग्रीन प्लांट्स, यानी कि वो सभी एंटिटीज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आएंगे, ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सके, प्रकाश संश्लेषण कर सके। ठीक है, यानी सोलर एनर्जी का यूज करके डायरेक्टली हमारे फूड को अपने लिए प्रिपेयर करके जिंदा रह सके, उसको कुछ करने जाना। ठीक है, दोज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब जब ये प्रोड्यूसर्स पैदा हुए तो इनको कंज्यूमर्स खाएंगे, इनको खाने वाले लोग होंगे। ठीक है, अब ये जो कंज्यूमर्स हैं इनको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ क्या, परपोषी, वो किसी और पे आश्रित हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। अब ये परपोषी में अलग अलग स्तर। सबसे पहले प्राथमिक स्तर, प्राइमरी। प्राइमरी कौन होते हैं, जो इन प्रोड्यूसर्स को सीधे खाते हैं। ठीक है, प्राइमरी कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, या फिर प्राइमरी हेट्रोट्रॉफ कौन है, जो ये हरी पत्तियों को, जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं हम लोग हिरन। एक छोटे से प्लांट ने अपना खाना खुद बनाया, वो ग्रो हुआ, उसको हिरन ने खाया। तो हिरन क्या है, एक प्राइमरी कंज्यूमर है, वो भी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर। हिरन को कोई और खाएगा, वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। उस जानवर को भी कोई और जानवर मार के खाएगा, वो टर्शरी कंज्यूमर है। फिर उस जानवर को भी मार के कोई और जानवर खाएगा। ठीक है, जैसे हिरन को मार के मान लो सियार खा गए, सियार को मार के कोई खा गया, उनको मार के शेर खा गया। ठीक है, तो ये लेवल्स। तो ये कौन हो गए, कंज्यूमर्स, यानी परपोषी, जो दूसरों पे निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। दूसरों पे किसके, या तो दूसरे कंज्यूमर्स पे, या फिर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसके। अब जब सब ये मरते हैं जानवर, तो मिट्टी में मिलते हैं। मिट्टी में इनको क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, ये सारे उस पर डेवलप होते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव होते हैं, तो वो होता है डीकम्पोजर्स। तो
बायोटिक कंपोनेंट में अर्थ के 3 शामिल होते हैं, प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी, कंज्यूमर, परपोषी, और डीकम्पोजर्स। ठीक है, जो कि हमारे जैव विघटनकारी कार्य करते हैं, विघटन कर देते हैं हमारे पदार्थों का, चाहे वो पेड़ मरे, चाहे वो जानवर मरे, जो भी। ठीक है, तो उसको हम लोग डीकम्पोजर्स कहते हैं। ये सारा पार्ट हमारा होता है इकोसिस्टम। एज सिंपल एज दैट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, चलो अब ये जो तुमने ये बात की ना, बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट में, यानी जो तुमने लिविंग एंटिटीज की बात की है, इसको हम लोग फूड चेन, इसको हम लोग, अब इसमें हम लोग क्या समझेंगे, एनर्जी का फ्लो समझेंगे। एनर्जी का फ्लो मतलब देखो, इकोसिस्टम को चला कौन रहा है, सूरज चला रहा है। सूरज से प्राइमरी कंज्यूमर, उसको कोई खाता है, कोई खाता है, कोई खाता है। तो देखो, सूरज की एनर्जी प्लांट्स में आ रही है, प्लांट की एनर्जी किसी में जा रही है, किसी की एनर्जी किसी में जा रही है, किसी की एनर्जी किसी में जा रही है। तो हमारे सिलेबस में वो लिखा हुआ है एनर्जी फ्लो। तो हम लोग एनर्जी फ्लो को समझेंगे। एनर्जी फ्लो को समझने के लिए 3 चीजें समझेंगे हम लोग, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, 3 चीजों को। पहले हम लोग समझते हैं फूड चेन। चेन का क्या मतलब होता है, जंजीर, एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। वैसे ही सूरज की एनर्जी से ग्रीन प्लांट ने, प्रोड्यूसर ने क्या बनाया, कुछ बनाया, अपना क्लोरोफिल बनाया, बड़े हुए, उसको टिड्डे खा गए। टिड्डा कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर। इस टिड्डे को ये मेंढक खा गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको सांप खा गया, टर्शरी कंज्यूमर। इसको चील, हॉक खा गया, बाज, ये क्या है, 4th लेवल का कंज्यूमर। ये सारे कौन थे, ये प्रोड्यूसर है, देखो ऑटोट्रॉफ है। ये सारे क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। ये लेवल 1 हेट्रोट्रॉफ है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये लेवल 4 है। अब ये भी तो मरेगा एक दिन, इसको मरेगा तो कौन होगा, इसके ऊपर फंजाई डेवलपमेंट होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ होगा। तो छोटे छोटे जो जीवाश्म कीड़े मकोड़े हैं, वो इसको मार के खाएंगे। ठीक है, तो ये होता है फूड चेन। फूड चेन 2 प्रकार से हो सकता है। पहला जो प्रकार है, जिसको हम लोग कहते हैं डेट्रियस फूड चेन, चराई वाले, अपर्दन वाले ये ग्रेजिंग। पहला है ग्रेजिंग फूड चेन, यानी चराई वाला खाद्य श्रृंखला। चराई वाला खाद्य श्रृंखला का मतलब जो पहला प्राइमरी होता है, फर्स्ट लेवल होता है, उसमें हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं। ठीक है, उसमें हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, जैसे प्लांट्स। दूसरा क्या है हमारा, डेट्रियस फूड चेन। डेट्रियस फूड चेन का आरंभ जो होता है, वो हमारा डेड मटेरियल से स्टार्ट होता है। डेड या डिकेइंग मटेरियल, जैसे कि मर गया कोई जीव, तो उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस नहीं, मशरूम का ग्रोथ होगा। ठीक है, मशरूम जैसे प्लांट्स का ग्रोथ होगा। अब वो किसके कारण हुआ है, जो वो डेड बॉडी था, डेड मटेरियल था, उसके ऊपर उसका ग्रोथ हुआ, उससे वो अपनी ऊर्जा ले रहे हैं। प्राइमरीली सन से नहीं ले रहा है, फोटोसिंथेसिस से नहीं ले रहा है, नीचे से ऊर्जा ले रहा है। अब वो जो मशरूम ग्रो हुए हैं और इस तरह के फंजाई ग्रो हुए हैं, उसको किसी और जानवर ने खाया, किसी और जानवर को किसी और ने खाया। तो जब इनिशियल प्राथमिक सूत्र जो है ऊर्जा का हमारे फूड चेन में डेड, मरे हुए या डिकेइंग मटेरियल हो, यानी कि मृत या जिसका क्षय हो रहा है जिन पदार्थों का, ऐसे पदार्थों, उसको हम लोग डेट्रियस फूड चेन कहते हैं, या फिर अपर्दन खाद्य श्रृंखला, या फिर क्षयकारी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जिसमें सबसे पहले जो प्राइमरी है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सन है, फोटोसिंथेसिस है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्लांट है। ऐसे को हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। तो याद रखना, 2 टाइप के फूड चेन में आता है, एक होता है डेट्रियस फूड चेन, एक होता है हमारा ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, अब ये हो गया फूड चेन। अब जब अलग अलग फूड चेन बन जाए, तो जैसे ये जो पेड़ पौधे ग्रो हुए हैं, जरूरी तो नहीं है कि इसको प्राइमरी टिड्डा ही खाए, इसको हो सकता है कोई और कीट पतंगा खाए, या हो सकता है इसको हिरन खा ले आके, हो सकता है ना, इसको मान लो आके पांडा खा ले, है ना। तो इसको प्रोड्यूसर को कोई भी खा सकता है। तो जब अलग अलग लेवल पे अलग अलग ये एनिमल्स का एक चेन बन जाता है, यानी कि ये सारे चेन क्या होते हैं, आपस में घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फूड वेब कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा जो प्लांट है, इसको स्नेल भी खा सकता है। ठीक है,
कोई और जानवर खा सकता है, कोई और जानवर खा सकता है, इसको देखो फिश भी खा सकता है, इसको कोई और फिश खा सकता है, इस फिश को बड़ा फिश खा सकता है, और अंत में इन फिश को इंसान पकड़ के एकदम मछली पका के खा सकता है। ठीक है, तो जब बहुत सारे फूड चेन आपस में जुड़ जाते हैं और मल्टीपल लेवल्स उसके बन जाएं, जैसे एक पौधे को कोई भी खाए, उसको कोई भी खा सकता है, उसको कोई भी खा सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग फूड वेब कहते हैं। यानी मान लो 1 को 2 खाए, 2 को 3 खाए, 3 को 4 खाए, ये क्या है, ये है हमारा फूड चेन। अब क्या होगा फूड वेब में, ये 1 को 2 तो खा ही रहा है, 1 को ये ए भी खा सकता है, 1 को ऑ भी खा सकता है, ठीक है, ऑ को ये भी खा सकता है 2, या फिर इस 2 को ये 100 खा सकता है, इस 100 को ये 3 खाएगा, ठीक है, इस 3 को फिर से ऑ खा सकता है। तो इस तरह से जब अलग अलग फूड चेन आपस में जुड़ जाते हैं उसको हम लोग फूड वेब कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत छोटी सी क्लास जिसमें हमने बेसिक समझा बायोज्योग्राफी का, बायोलॉजी के अलग अलग फैक्टर्स इसमें समझे। कल के क्लास में हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है हमारे और बायोम्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आशा है कि ये चीजें समझ में आया। देखो बहुत छोटा सा क्लास था, तुम लोगों को लगेगा क्या मैं कह रहा हूँ, लेकिन इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। कैसे बनेगा, घुमा के बनेगा, क्या बनेगा, बट इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इसको जरा ध्यान से इसके नोट्स बना लेना कि हमने क्या क्या समझा है। ठीक है, तो जो बात नहीं समझ में आई वो कमेंट में पूछ लेना है, वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और जो लोग भी टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चैनल पेज पे लिंक दिया गया है, या फिर www.thegeoclass.com पे जाके रजिस्टर करके पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट वीक हम अपने टेस्ट डिस्कशन ये उनके साथ भी शुरू होगा जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। बाकी ये सीरीज के लिए चिंता मत कीजिए, ये सीरीज चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।